हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज एक ऐसी कहानी जो कि एक जज साहब थे जिनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बतौर एक डुबरी जगह है। ये असम में, असम राज्य है ना, वहाँ पे एक डुबरी जगह है। तो ये बाकायदा 1969 को चार्ज लेते हैं। इनका नाम था उपेंद्र नाथ राजखोवा। तो ये जज साहब जब वहाँ डुबरी में चार्ज लेते हैं तो कुछ दिन इन्हें बंगला वहाँ मिलता नहीं है, तो ये कुछ दिन सर्किट हाउस में गुजारते हैं। सर्किट हाउस में गुजारने के बाद इनकी 3 बेटियां थीं, बीवी थी, एक 4 लोग थे, जिसमें बीवी का नाम था फुलौती राजखोवा और इनकी बड़ी बेटी का नाम था निर्मला उर्फ लीनू, और दूसरे नंबर की बेटी का नाम था जोनाली उर्फ लूना, और तीसरी जो बेटी थी इसका नाम था रूपाली और रूपलेखा। जिसमें बड़ी वाली जो बेटी थी निर्मला, उसका कॉलेज पास हो चुका था, और जो जो 2 बेटियां थीं वो कॉलेज में थीं। तो इनका एक घर गुवाहाटी में था, जहाँ की इनकी फैमिली वहीं पहले से रह रही थी। तो तभी ये अपने सब लोगों को ये बुलाते हैं फ़ोन करके, अपनी पत्नी, तीनों बेटियों को। तो ये यहाँ पे डुबरी में घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं। तो कम से कम 2 फरवरी 1970 को इनकी रिटायरमेंट ही होनी थी जज साहब की। तो जब रिटायरमेंट के टाइम पे इनकी पूरी फैमिली यहीं होती है डुबरी में। फिर उसके बाद में ये अपनी बड़ी वाली बेटी और पत्नी को रोक लेते हैं, और बाकी जो 2 बेटियां थी छोटी वाली, जिनका कॉलेज चल रहा था, उन्हें भेज देते हैं गुवाहाटी में अपने घर पे, क्योंकि इनका कॉलेज चल रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जाइए आप। तो फिर जब लमसम बात है 2 फरवरी के बाद 9 फरवरी की, तो ये जज साहब कहते हैं अपने नौकर से कि एक काम करो कि जो ये यहाँ पे जो बाथरूम है, इस बाथरूम के पास जो एक पेड़ खड़ा हुआ है इसको काट दो, और जड़ से काट दो, और यहाँ एक गड्ढा खोदो। तो ये नौकर अपना वहाँ पे गड्ढा खोदता है और पूछता है कि साहब ये गड्ढा इतना बड़ा क्यों खुदवा रहे हो? कि नहीं, यहाँ पे एक वो प्लांट लगाएंगे, अच्छा सा लेके आएंगे, तो आप खोदो। तो वो नौकर गड्ढा खोद देता है। जब गड्ढा खोद देता है तो फिर 10 फरवरी का दिन आता है, 10 फरवरी 1970। लमसम 8 दिन हो गए थे जज साहब को रिटायर हुए। तो माली देखता है, और वो जो नौकर था वो देखता है कि अभी तक तो इसमें जज साहब बोल रहे थे कि इसमें प्लांट लगाएंगे और ऐसा कुछ है, लेकिन ये गड्ढा तो बंद है। और सुबह सुबह देखता है कि जो बड़ी बेटी है और पत्नी नहीं दिख रही, तो उसने पूछा भी कि साहब वो मैम साहब कहाँ हैं? तो जज साहब बताते हैं कि अरे मैम साहब तो वहाँ गई हैं, एक पास के यहाँ पे कोई रिश्तेदार हैं, तो अर्जेंट काम पड़ गया, इस वजह से वो सुबह सुबह निकल गई। वो सोचता है कि शायद गए होंगे, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी फिर तारीख आती है 11 फरवरी। 11 फरवरी को नौकर को शक होता है, जब वो देखता है कि जज साहब आज कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े धुल रहे हैं, तो बाथरूम में जाके देखता है, तो देखता है जज साहब कपड़े धुल रहे हैं, अभी तक तो कभी कपड़े धुलते हुए देखा नहीं। और बाहर देखता है तो एक लाल लाल सा बाथरूम के पाइप से पानी निकल रहा है। तो उसे कुछ शक सा होता है, लेकिन सोचता है उनका आपस का फैमिली का मैटर है, होगा कुछ, तो इतना ध्यान नहीं देता।
फिर एक दिन 14 फरवरी 1970 दोनों बेटियों को जज साहब कॉल करते हैं, जो कि गुवाहाटी में, जो कि दोनों जो कॉलेज में पढ़ रही थी अभी, उनके लिए फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग आ जाओ यहाँ अर्जेंट में, और दार्जिलिंग एक जगह है वहाँ पे, उसे घूमने चलेंगे। तो तभी जिनके पास जो वहाँ पे रह रही थी दोनों बेटियाँ, वो बोलती हैं कि अरे अचानक से कैसे, ऐसे तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा और सब कुछ, तो अभी उनका कॉलेज चल रहा है, अभी घूमने का अचानक कैसे प्लान बना लिया आपने। तभी जज साहब कहते हैं अरे नहीं, वो पहले से ही प्लान था, आप भेज दो उनको और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप भेज दो अर्जेंट में। तो जब दिन आता है 25 फरवरी का, लमसम 14-15 दिन बाद, तो बेटियां बाकायदा बस के रास्ते से गुवाहाटी से और डुबरी तक, डुबरी बस स्टैंड पर उतरती हैं। तो इनकी जज साहब की उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी थी इनके पास ही, अभी बंगला खाली किया नहीं था, तो गाड़ी वाड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम ही लेने जाते हैं। तो जज साहब गए बेटियों को लेने के लिए, बस स्टैंड से लेके आए और शाम को 25 तारीख को बेटियां आ जाती हैं घर पे। तभी 26 फरवरी को, अच्छा, जज साहब ने एक गड्ढा इससे पहले, ये बेटियां आई थी इससे पहले 2-4 दिन पहले, एक किचन के पास एक और गड्ढा ऐसे ही नौकर को बोल के खुदवा दिया था। तो जब ये बेटियां आ जाती हैं, तो 26 फरवरी 1970 को नौकर अचानक से देखता है कि बेटियां शाम को, मैम साहब शाम को तो आई थी दोनों और सुबह दिख नहीं रही, तो पूछता है कि साहब वो बेटियां कहाँ गई दोनों। तो जज साहब बोलते हैं कि अरे नहीं, वो अभी यहीं पे उनके अपने मम्मी और वो जो बड़ी वाली बेटी गई थी ना, वहीं पे घूमने के लिए चली गई हैं बोलो, और तुम परेशान नहीं हो, और मुझे भी जाना है अर्जेंट, मुझे भी दिल्ली निकलना है रहने के लिए, तो अभी वो भी निकल गई हैं, हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो तभी फिर नौकर की नज़र पड़ती है उस गड्ढे पर, कुछ देर बाद, 2-4 घंटे बाद, कि अभी साहब ने 2-4 दिन पहले एक और यहाँ गड्ढा खुदवाया था कि किचन के पीछे, और बोल रहे थे साहब उसमें प्लांट लगवाएंगे, उसमें प्लांट प्लांट कुछ लगा नहीं, और वो भी बंद हो गया। लेकिन फिर वो इतना ध्यान नहीं देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसने नहीं रखते हैं नौकर लोगों को, क्या करना, मालिक लोग हैं तो। तभी फिर जज साहब लमसम मार्च के महीने में पूरा अकेले उसी बंगले में रहते हैं, उसी बंगले में रहते। अब तारीख आ जाती है 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल को जज साहब बाकायदा ऑफिशियली उस बंगले को छोड़ते हैं। उस बंगले को जब छोड़ देते हैं, और इससे पहले वहाँ पर, नहीं इससे पहले नहीं, सॉरी, 15 अप्रैल को जब ये जज साहब बंगला छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में एक नए जज साहब आते हैं वहाँ पर, जो कि वहाँ पे पोस्टेड हुए थे। तो ये 1970 में जब जून के महीने में नए जज साहब आते हैं, इनका नाम था N.K. चौधरी, जो कि वहाँ पे आके चार्ज लेते हैं। इसी बीच लमसम अर्दली, एक इनका कुछ कोर्ट में अर्दली था जज साहब का, जो कि इनका नाम था उपेंद्र नाथ राजकुआ का, एक कोर्ट में एक अर्दली था। तो वो अर्दली इन्हें अचानक से मिलता है। ये सिल्लीगुड़ी एक जगह है, सिल्लीगुड़ी में जब ये अर्दली मिलता है, तो ये 2-3 दिन अपने जयप्रकाश नाम होता है अर्दली का, तो जयप्रकाश के यहाँ ये रुकते हैं 2-3 दिन जज साहब। जब जज साहब जयप्रकाश के पास रुकते हैं, और इनका ये वफादार वफादार नौकर था और बात भी मानता था, तो इनको इन्होंने बताया अपने नौकर को कि मैं ये पास का एक होटल है, मैं उसमें रुका हुआ हूँ और तुम किसी को बताना नहीं। तो वफादार था, वो किसी को बताता नहीं है। लेकिन तभी फिर जो इनकी जज साहब की जो पत्नी थी, इनके भाई थे ब्रादा शर्मा, जो कि डीआईजी थे पुलिस में, डीआईजी थे असम में।
तो इनकी 2-4 महीनों से बातचीत हो नहीं रही थी, और ये इनकी बात हुई एक आध बार जज साहब से, तो बोले कि अभी मैं दिल्ली आया हूँ, और वो लोग अभी यहाँ बाहर गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, पास के में गए हैं। लेकिन ऐसे धीरे धीरे 2-4 महीने हो गए, तो उनको ऐसा लगा, शक हुआ, ये बात नहीं हो रही, क्या दिक्कत है, या ये कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ उनको लगता है, तो वो उनका मन नहीं मानता है, फिर वो चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इनसे मिल लेते हैं एक बार। जब वो उस बंगले के पास आते हैं, जब वहाँ पता लगाते हैं, तो उनके नौकरों वोकरों से बातचीत होती है, तो उनसे कुछ पता नहीं चलता। तभी फिर वो जो डीआई साहब थे, वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में उनकी जयप्रकाश अर्दली से मुलाकात होती है। तो जयप्रकाश फिर वहाँ पे कुछ बता देता है कि अभी सिल्लीगुड़ी में मुझे जज साहब मिले थे, और वो ऐसे ऐसे एक स्वाय होटल है उसमें रुके हुए हैं, तो आप मिलना चाहो तो मिल लो वहाँ पे जाके। उन्होंने मुझे बताया था, इतना बताया था बस। तो तभी फिर डीआईजी साहब होटल जाते हैं। जब होटल जाते हैं, तो रूम नंबर 3 में अ, उपेंद्र नाथ राजकुआ जज साहब रूम नंबर 3 का गेट खोलते हैं, और सामने अब जज साहब और उनके साले साहब, अब साले बहनों ही दोनों। तो एकदम से जज साहब देख के पहले तो घबरा भी जाते हैं कुछ। जब देख के घबरा जाते हैं, फिर पूछते हैं उनके साले साहब कि वो कहाँ है हमारी बहन जी, और वो तीनों बेटियां कहाँ हैं। तो फिर ये फिर बातें बनाने लगते हैं कि अभी इधर उधर, जब इधर उधर की बातें कि दिल्ली में, तो दिल्ली उन रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया। फिर ये इनकी बात पकड़ में आ जाती है। तभी ये बताते हैं कि दरअसल वो चारों लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो पूछते हैं क्यों, क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, बताओ तो सही। तो फिर बोलते हैं कि मैं ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक लेटर लिखूंगा, लिखे तो मैं बताऊंगा। तो कहते हैं ठीक है बताओ। तभी फिर जज साहब असमिया भाषा में, असम की एक भाषा है लोकल लैंग्वेज, असम की भाषा में एक लेटर लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि 10 फरवरी 1970 को अचानक तुम्हारी दीदी का पैर फिसल गया था फर्श से, तो उनका दीवार से लग के उनकी मौत हो गई। और उनके उसमें देख कर के एकदम जो बेटी थी बड़ी, उस पर सहन नहीं हुआ, और उसने भी नींद की गोली खा ली। तो दोनों लोगों की अचानक मौत हो गई, और मैं सुबह फिर मैंने जाके उनको गाड़ी में डाल के, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसमें मैं डाल आया। तभी फिर मैंने फिर इनको छोटी बेटियों को कुछ बताया नहीं, फ़ोन करके बताया नहीं। तो फिर एक दिन फिर मैं कितना मैं छुपाता। तो फिर एक दिन मैंने क्या किया कि दोनों बेटियों को मैंने फ़ोन किया, और मैंने बुलाया, बुला के फिर मैंने उनको घर पे नहीं ये बात बताई। फिर मैं इनको गाड़ी में बैठा के ले गया, और गाड़ी में बैठाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के पास जब मैं पहुंचा, तो मैंने इनको पूरी बात बताई। तो फिर इनको एकदम से ऐतका लग गया, और इन लोगों दोनों लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी। जब इतनी बात बताई, तो उन्होंने कहा अब जज साहब, तो पुलिस भी फूंक फूंक के पैर रख रही है, आखिर में है तो जज, तो ऐसे कैसे पूछताछ कर सकते हैं। तो इनका स्टेटमेंट जो दिया, तो उन्होंने ये कहा पुलिस वालों ने कि उनके साले साहब एक काम करो, तो आप ये कोर्ट में स्टेटमेंट दीजिए आप चल के। तो मैंने कहा ठीक है, हमें अभी 2 मिनट का टाइम दो, तो मैं अभी तैयार हो गए, मैं अभी चलता हूँ। तो तभी ये फिर बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में अचानक से देखते हैं कि एकदम चीखने की आवाज़ आती है। तो दरअसल जब बाथरूम में देखा, तो जज साहब ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्होंने एक चाकू से अपने पेट में वार किया, और उन्होंने एकदम लहूलुहान। तो तुरंत ही उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट कराने के बाद, जब वो कुछ दिन में सही होते हैं, सही होने के बाद फिर वो बताते हैं, फिर उन्होंने 9 अगस्त 1970 को फिर वो ठीक होने के बाद कबूलते हैं कि हाँ, कि उन तीनों बेटियों का और अपनी पत्नी का मैंने ही कत्ल किया था। मैंने खुद ही मारा था। तो फिर ये बात सुन के सब लोग हैरान हो रह जाते हैं कि ऐसा क्यों, कि एक जज है ये ऐसी बात बोल रहा है कि मैंने कत्ल किया। तब फिर पूछते हैं उनके साले साहब एक काम करो, तो बताओ फिर वो कहाँ है, ये ऐसे कैसे बता दो। तब तब उसने फिर बताया कि 10 अगस्त को मैंने एक जो
वो सॉरी 10 अगस्त को नहीं, उन्होंने बताया कि जो मेरा बंगला है, जिस बंगले में मैं रुका हुआ था, उस बंगले में इस तरीके से एक बाथरूम के पीछे मैंने तुम्हारी जो दीदी और बड़ी लड़की, बड़ी भांजी तुम्हारी, उनका उनका शव है उसमें दबा हुआ, और जो किचन है और जो उसके पीछे गड्ढा है उसमें दोनों छोटी बेटियों का शव है। तो उन्होंने जब जगह बता दी, तो फिर 10 अगस्त को जो जो जज साहब उसमें रह रहे थे पहले से, जो उनका नाम है NK चौधरी, उनसे फिर परमिशन ली गई बाकायदा, ऑफिशियली परमिशन लेके फिर 11 अगस्त 1970 को उस जगह की, जो जगह बताई थी, उसकी खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो उसमें जो बाथरूम के पीछे उसमें दो कंकाल निकलते हैं, जिसके उसमें एक बीवी का और बड़ी लड़की का, और किचन के पीछे जो एक गड्ढा था, जब उसकी खुदाई होती है तो उसमें भी दो कंकाल निकलते हैं, दोनों बेटियों का। तो फिर इतनी जब जब ये निकलते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है कि एक जज ने ऐसे ऐसे मर्डर किया, और इसमें मोस्ट VVIP जगह में इतने चार चार लाशें निकल रही हैं। तो एकदम से हड़कंप सा मच जाता है वहाँ पास में, SP DSP, ये सारे बंगले, जजों के बंगले। तो अचानक से ये सुर्खियों में मामला हो जाता है। तभी फिर इनकी सुनवाई के लिए एक, अब जज साहब का मैटर है तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, तो एक स्पेशल जज नियुक्त किए गए, जिन्होंने इनकी सुनवाई के लिए 13 नवंबर 1972 को कार्रवाई शुरू करने का बाकायदा आदेश दिया, क्योंकि जब तक ये जुडिशनली कस्टडी में थे जज साहब, जब 13 नवंबर का आदेश दिया सुनवाई के लिए, तो इन्होंने 12 नवंबर की रात ही फिर खुदकुशी करने की कोशिश की, तो फिर ये वहाँ पे लहूलुहान हो गए जेल में। तो फिर ये जो 13 नवंबर से सुनवाई होनी थी, वो इनकी टल जाती है उस टाइम पे, फिर टल जाती है। फिर ये ठीक होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, अस्पताल से फिर सही होते हैं, सही होकर के फिर लोअर कोर्ट इनको 27 जनवरी 1973 को इनको मौत की सज़ा सुनाता है। जब मौत की सज़ा सुनाता है तो फिर जज साहब गुवाहाटी हाई कोर्ट उसका लोअर कोर्ट का फैसला जो है, जो चैलेंज करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट लमसम 1 साल सुनवाई करने के बाद मई में 1974 को जो लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसे बरकरार रखता है, फांसी की सज़ा बरकरार रखता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ये साहब, तो लमसम 10-11 महीने में सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला देता है। 1975 में सुप्रीम कोर्ट भी इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो एक खुद न्याय की कुर्सी पे बैठने वाला जज, जो इतने इस तरीके से अपनी फैमिली का मर्डर कर सकता है, तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने रेयरस्ट ऑफ रेयर केस माना था, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर केस लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने दया याचिका लगाई राष्ट्रपति के लिए। जब राष्ट्रपति के लिए दया याचिका लगाई तो उन्होंने भी ये केस पूरा पढ़ के फिर इन्होंने, राष्ट्रपति ने 1976 में ये केस खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद फिर इनका डेथ वारंट साइन होता है, और इनकी जो फांसी की तारीख तय की जाती है सुबह 6 बजे से पहले, वैलेंटाइन डे के दिन। ये भी देख लीजिए, वैलेंटाइन डे के दिन इनकी फांसी की सज़ा तय की जाती है, जो कि 14 फरवरी 1976 दिन शनिवार और सुबह 6 बजे जॉर्हट जेल में इनकी फांसी दे दी जाती है। उपेंद्र नाथ राजकुआ को फांसी दे दी जाती है। अब फिर अब बात आती है कि मोटिव। ये एक ऐसा केस है जो कि एग्जाम्पल के तौर पे लगभग 4 साल मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान जज साहब ने न किसी को अपना मोटिव बताया, मकसद बताया, क्योंकि उनका ये शायद ये कहना था कि कुछ ऐसी बात रही होगी जो कि बाहर मीडिया में या समाज में या बाजार में ना उतरे। और आज इस केस का मकसद, मोटिव आज भी एक राज ही है। आज तक ये नहीं पता कि इसके
केस का ये जज ने अपने बेटियां और बीवी का मर्डर किया क्यों था। 4 साल में इतने दिन मुकदमा चला, उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। तो आज की ये जो कहानी थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी आपको ऐसे ही नए नए अपडेट आपको बताते रहेंगे और आप भी ऐसे हमारे आंसू भाई टॉप क्राइम में जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और लोगों को आगे भी भेजें, शेयर करें, सुनाएं, बताएं और गुड नाइट।